हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में लेक्चर नंबर 15 की। तो लेक्चर नंबर 14 में हमने प्रिज्म थ्योरी पर डिस्कशन किया था और काफ़ी सारे फार्मूले और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को देखे थे। तो आइए अब उस पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को कर लिया जाए। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एन आइसोसेलेस ग्लास प्रिज्म हैज वन ऑफ इट्स फेसेस कोटेड विथ सिल्वर। एक फेस को सिल्वर कर दिया गया है, मतलब कि ये अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, इधर जाएगी रे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये सर मिरर का काम करेगा, है ना, ये सरफेस। तो ए रे ऑफ लाइट और इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द अदर फेस। यहाँ देखिए ये नॉर्मली इस तरह से इंसिडेंस हो रहा है, विच इज इक्वल टू द सिल्वर्ड फेस। तो जैसा ये फेस है वैसा ही ये भी फेस है, आइसोसेलस है। द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड ट्वाइस ऑन द सेम साइज्ड फेसेस। तो देखिए एक बार यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुआ और एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ, एंड देन इमर्जेस थ्रू द बेस। ये बेस हो गया, बेस से इमर्ज हो रहा है ऑफ द प्रिज्म परपेंडिकुलरली। तो इस तरह से परपेंडिकुलर इमर्ज हो रहा है। तो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब हम लोग को ये ए भी निकालना है, बी भी निकालना है, सी भी निकालना है। तीनों एंगल के बारे में ये कहा जा रहा है, ठीक है, उनको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये रे नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, तो यहाँ पर ये जैसे ही नॉर्मल इंसिडेंस हुआ तो ये नॉर्मल ही सीधा चला गया, क्योंकि आई जीरो तो आपका आर भी जीरो बनेगा, तो ये रे सीधा चला गया। और मान लीजिए कि यहाँ पर आर टू, यहाँ पर आर वन अगर खोजिएगा तो आर वन आपको मिल जाएगा जीरो, ठीक है, और आर टू यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। ओके, ये नॉर्मल हो गया, तो ये आर टू जितना था तो अब वहाँ से चूंकि मिरर बन गया तो आर टू एंगल से रिफ्लेक्ट हो गया। और फिर यहाँ पर कहता है क्या कि टी आई आर हो गया है, मतलब चूंकि यहाँ से परपेंडिकुलर निकलना है, इसका मतलब ये इसी तरह से ये टी आई आर हो गया होगा, दैट इज इस एफ पॉइंट पर टी आई आर टेक्स प्लेस। तो जितना भी एंगल ये आर थ्री बनेगा उतना ही ये आर थ्री बन के सीधे निकल जाएगा, ठीक है। तो सारे नोमेनक्लेचर हो गए अच्छे से। अब जो भी प्रिज्म के रूल्स हैं और थोड़ी सी अपनी ट्रिगोनोमेट्री वगैरह ढंग से लगाएंगे तो फिर काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो देखिए बच्चों बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधा देखिए, एक ट्रायंगल अगर आप कंसिडर करेंगे तो तीनों एंगल का सम 180, ठीक है, ढंग से बस इसी चीज को अप्लाई कर दीजिए, आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर तो आपने ए कहा, यहाँ पर आपने थीटा कहा और यहाँ पे थीटा कहा, चूंकि आइसोसेलेस है तो ए कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ए एंगल और ये थीटा और ये थीटा मिलके क्या होना चाहिए 180। तो आपका यहाँ वाला एंगल बनेगा 180 माइनस ये दोनों को जोड़ दीजिए 2 थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डायग्राम के हिसाब से ए इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, या ऐसे समझ लें कि ए प्लस थीटा इक्वल टू 180, ठीक है। ए प्लस ए ऊपर का एंगल हो गया, फिर ये थीटा और ये थीटा सब मिलके क्या होगा 180। तो आपका ए क्या हो जाएगा, थीटा थीटा 2 थीटा, सो 180 माइनस 2 थीटा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ए हो गया 180 माइनस 2 थीटा। अब प्रिज्म के कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने पढ़ा है R1 प्लस R2 इज ए। यहाँ पर R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सीधा सीधा नॉर्मल इंसिडेंस है। तो आई जब जीरो है तो R1 भी जीरो बनेगा। तो R1 प्लस R2 इज ए, R1 इज जीरो, सो R2 इज ए एंड दैट ए इज 180 माइनस 2 थीटा। तो R2 हो गया कितना 180 माइनस 2 थीटा, ये बात हो गया। अब आप सीधा सीधा चले जाइए ट्रायंगल डी ई एफ में, इस ट्रायंगल में चले जाइए। तो इस ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं हम, ये वाला एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो फिर यहाँ का ये वाला एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनेगा 90। एक एंगल ऑलरेडी 90 हो चुका है ये वाला, तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बन जाएगा 90, और ये वाला एंगल होगा कितना, तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल हो गया, ये R3, तो इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस R3, 90 माइनस R3। तो इधर वाला एंगल हो गया R2 मतलब 2R2, तो 2R2 प्लस 90 माइनस R3 लिख दीजिए, तो 2R2 प्लस 90 माइनस R3, ठीक है। तो ये दोनों मिलके कितना 90, तो 90 90 कैंसिल कर दीजिए, 2R2 इक्वल टू R3 आ जाएगा, और आपने ना R2 निकाल रखा 180 माइनस 2 थीटा, तो R2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 2 इंटू 180 माइनस 2 थीटा हो गया इक्वल टू R3। अब उसके बाद क्या करना है, इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, तो 360 माइनस 4 थीटा,
सो R3 की एक वैल्यू आ गई 360 माइनस 4 थीटा। ओके, अब इसी तरह से क्या करना है हमको, इस छोटे वाले ट्रायंगल में उतर जाना है, BFG है ना, ये वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में भी वही बात, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री हो चुका है, ये एंगल। तो फिर ये एंगल और यहाँ का एंगल मिल करके क्या बनाएंगे, 90 डिग्री, और यहाँ के एंगल क्या होंगे उसी तरह से 90 माइनस R3। ठीक है, इधर वाला R3 है तो ये वाला क्या हो जाएगा 90 माइनस R3। सो आप क्या देख सकते हैं कि थीटा और प्लस 90 माइनस R3, तो थीटा प्लस 90 माइनस R3 ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 90 बनाएंगे। तो यहाँ से ये कैंसिलेशन हो गया, सो थीटा बिकम्स R3। ठीक है, और R3 आपने निकाल रखा, इसको पुट करिए, तो 360 माइनस 4 थीटा ये जो निकला R3 की जगह पे रख दीजिए। अब इससे क्या हुआ आपका, ये निकल गया, इधर आ गया, ये 5 थीटा बन गया इस 360, सो थीटा बिकम्स 72 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि थीटा आपका बन गया 72 डिग्री, और एक बार ये थीटा 72 निकल गया, ये भी 72 निकल गया, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 72। तो वही हमने किया, ए निकालने के लिए 180 माइनस 2 इंटू 72। सो 180 माइनस ये 2 इंटू 72 क्या हो गया 144, और माइनस करोगे तो 36। सो द एंगल्स आर 36, 72 एंड 72। सो रिक्वायर्ड एंगल्स ऑफ द गिवन प्रिज्म आर 36, 72 एंड 72। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको एक बार अपने से अच्छे से खुद से फ्रेश पेपर पर, सादे पन्ने पर अच्छे से बना के देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन पर क्या कहता है, देखिए यहाँ पर, प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ए प्रिज्म फॉर ए 60 डिग्री, मतलब प्रिज्म एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.414 दिया हुआ है। तो कहता है फाइंड कीजिए जरा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आपको फाइंड करना है। चलिए, तो आपको क्या क्या गिवन है एक बार उसको आप कलेक्ट कर लो। आपको प्रिज्म एंगल ए दिया हुआ है दैट इज 60 डिग्री, फिर आपको म्यू दिया हुआ है 1.414, और आप गौर से देखिए तो ये क्या है √2 है ना, दोनों में जो जरूरत होगा यूज करना। और अब आपसे मांग क्या रहा है, आपसे मांग रहा है डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन। तो भाई इनको रिलेट करता हुआ कोई फार्मूला है क्या, तो बिल्कुल है, आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि म्यू निकालने के लिए आपको एक बताया गया था, मिनिमम डेविएशन के केस में a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय साइन a/2। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप यूज करें और यहाँ से आप डेल्टा मिनिमम को सॉल्व कर सकते हैं। तो म्यू आपको क्या कहा भाई, रख दीजिए, पुट कर दीजिए वैल्यू, दिस इज √2, ऊपर में साइन a जो कि 60 है, अभी रहने देते हैं ऐसे ही, डेल्टा मिनिमम बाय 2, और नीचे वाला देखिए यहाँ आप 60 रखूंगा, 60/2 दैट इज साइन 30, एंड साइन 30 इज हाफ, ये हाफ इधर लाके मल्टीप्लाई करना है हमको, तो ये हो गया हाफ इंटू √2 इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, एंड देन दिस इज एज इट इज a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब ये तो साइन में मालूम होना चाहिए आपको, दिस इज साइन 45 डिग्री है ना, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट भी आप इसको इक्वेट कर दो, एक लाइन क्यों फालतू का बर्बाद करें, है ना। तो साइन ऑफ समथिंग इज 1/√2, तो दिस समथिंग इज 45 डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज 45 डिग्री। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, a प्लस डेल्टा मिनिमम इज 2 इंटू 45 90, एंड नाउ योर डेल्टा मिनिमम इज 90 माइनस a, और a आपके पास था ही शुरू से ही 60 डिग्री, तो a की जगह हम लोग पुट कर रहे हैं 60 डिग्री, क्योंकि a इज 60 डिग्री गिवन, सो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, सो डेल्टा मिनिमम आपका कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये वाला आराम से आप समझ सकते हैं, फॉर्मूला याद रहेगा, डायरेक्ट पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ढंग से आ जाता है। इसी तरह का जरा इसको देखिए, कहता है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास प्रिज्म इज cot a/2, cot a/2 दे दिया आपको, इस बार म्यू की वैल्यू क्या दे रखी इसने, cot a/2। ठीक है भाई, जो दिया रख दिया, एंड a इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, वो तो है ही, देन फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर बनाना है, तो बस ये फार्मूला से चलिए आप, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन
a/2 ऐसा रहेगा। अच्छा, अब म्यू जो है हमारा वो कहा हमको cot a/2 लिखने, चलिए लिख दिया। बाकी एज इट इज जैसा था वैसा लिख दीजिए, ठीक है। अब ये cot a/2 है तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, cos a/2 डिवाइडेड बाय sin a/2। नहीं, उससे क्या होगा, ये नीचे वाले एंगल्स कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाले जो टर्म्स हैं sin a/2, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये जो बचा इनको सामने रखिए, मतलब cos a/2 इक्वल टू इधर हो जाएगा sin a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ठीक है। अब ये cos ऐसा है, इधर sin है, तो क्या करेंगे, इसको sin में बदलेंगे। कैसे बदल सकते हैं, तो 90 माइनस a/2 लिख दीजिए, देखिए गौर से। तो sin 90 माइनस समथिंग इज cos समथिंग, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। और उसके बाद इधर भी आपका साइन है, अब आप इनको इक्वेट कर सकते हैं, साइन इधर भी साइन इधर भी साइन, तो बीच के एंगल भी बराबर हो जाएंगे। तो π/2 माइनस a/2 इक्वल टू a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, ठीक है। तो इनको बस आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए सबके नीचे 2 है तो 2 हटा दीजिए, तो क्या बच गया, पाई माइनस a इक्वल टू a प्लस डेल्टा m, हमें चाहिए था डेल्टा मिनिमम इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, तो पाई माइनस 2a, ठीक है। तो पाई माइनस 2a इसका जवाब आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी काम का है, म्यू इक्वल टू साइन इंटू ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाई साइन a/2, और अक्सर करस्पॉन्डिंग वैल्यू दे करके जो पूछता है सो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी देखते जाएंगे। आइए बच्चों, तो उसी तरह का प्रॉब्लम है यहाँ पर, फिर देखिए। वन फेस ऑफ ए प्रिज्म विथ ए रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ 30 डिग्री इज कोटेड विथ सिल्वर। तो एक फेस जो है प्रिज्म का और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये अक्सर एंगल ऑफ प्रिज्म को ही इस नाम से भी रिफ्रैक्टिव एंगल बोल देता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो एंगल ऑफ प्रिज्म ही हम लोग यहाँ पर लेकर के चलेंगे कि दैट इज गिवन एज a इक्वल टू 30 डिग्री, ओके। कोटेड विथ सिल्वर, ए रे इंसिडेंट ऑन अनदर फेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो इस पर देखिए 45 डिग्री यहाँ पर इंसिडेंस किया गया, इज रिफ्रैक्टेड, यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुआ, एंड रिफ्लेक्टेड, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हुआ, फ्रॉम द सिल्वर कोटेड फेस एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ, कहता है कि इसी पाथ को ये फिर ऐसे आकर के रिट्रेस कर गया, इसी पे बाहर आ गया, ठीक है। मैंने जिस रास्ते गया था उसी रास्ते लौट गया, इसका मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर इंसिडेंस किया होगा, तो फिर आपका I 0 हुआ तो R भी 0 हो गया, तो लौट आया उसी पाथ पर। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ठीक है, बढ़िया सवाल, म्यू आपसे मांगा जा रहा है, ओके। तो A हो गया हमारे पास 30 डिग्री, और यहाँ पर देखिए ये वैल्यू हमारी हो गई R1, और यहाँ पर की जो वैल्यू R2 हो गई दैट इज 0। और अब आपको पता है R1 प्लस R2 इज A, और आपने कहा कि R1 आपको लाना है, R2 आपका 0 है और A आपका 30 है, इसका मतलब R1 इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये एंगल क्या हो गया उधर का 30 डिग्री, तो R1 इज ऑल्सो 30 डिग्री, ठीक है। और उधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है 45 डिग्री, तो लगा दीजिए स्नेल्स रूल, फ्रॉम स्नेल्स रूल। तो इधर आपका एयर हो गया और ये आपका ग्लास हो गया, तो ए म्यू जी हम लोग अक्सर इस तरह से लिखा करते हैं, म्यू जी बाई म्यू ए, और साइन आई 45 डिग्री, और साइन R1 इज 30 डिग्री, ठीक है। बस इसे सॉल्व करना है, तो म्यू जी म्यू हो गया, म्यू ए तो 1 हो गया, सो ये हो गया 1/√2 ऊपर, और ये हो गया आपका 1/2, ठीक है। तो आपका ये म्यू क्या बन गया, ये 2 ऊपर चला गया, 2/√2, तो विच बिकम √2, तो √2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये वाला ऐसे बना लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या कहता है, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फाइंड करना है फॉर ए ग्लास प्रिज्म विथ म्यू दिया हुआ है √3 इक्वल्स द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, मतलब ए और डेल्टा मिनिमम दोनों बराबर हो गया, तो व्हाट इज द, देखिए अब यहाँ पर क्या कहा, म्यू इक्वल टू √3 इक्वल्स द
रिफ्रैक्टिंग एंगल नहीं, अच्छा हाँ देखिए देखिए यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा मिस्टेक ये कर लिए कि ये जो रिफ्रैक्टिंग एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब R1 की वैल्यू ही आप रखेंगे शुरू में। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि रिफ्रैक्टिव एंगल को ही A मान लिया जाता है, तो लेकिन यहाँ पर आपको वो A मानने की जरूरत नहीं, वो खुद कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव एंगल R1 को हम लोग 30 डिग्री रखें तो R2 तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग खुद 0 है, तो R1 प्लस R2 इज A, और R1 अगर आप यहाँ पे 30 रखिएगा तो आपको A अपने आप निकल के आ जाएगा। तो थोड़ा सा हम लोग ये उल्टा ये करेक्शन कर लेंगे कि हमें R1 दिया हुआ है और A हम लोग प्राप्त किए, तो A हो गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया, R1 गिवन हुआ क्वेश्चन में, और R2 जो है वो तो 0 है, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद आप बनाएंगे तो हो गया, ठीक है। तो वो जो हम लोग यहाँ पे लिखे रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो उसको यही वाला रिफ्रैक्टिव एंगल आप लेकर के चलिएगा, है ना, और इसको एंगल ऑफ प्रिज्म नाम ही अभी रहने दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे फिर दिक्कत हो जाएगी इस तरह के। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए ग्लास प्रिज्म विथ म्यू इज गिवन इक्वल्स द रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसका मतलब हो गया कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम क्या कह रहा है उसको पहले लिख लें। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा एम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव एंगल मतलब R1, अभी हम वही R1 लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, ऑफ द प्रिज्म। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, अब देखिए अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म मांग रहा है, देन A इज व्हाट एंड गिवन व्हाट म्यू इज √3, ये आपको गिवन है। तो चलिए आपका डेल्टा मिनिमम को अगर हम यहाँ पे R1 के बराबर लेकर के चल रहे हैं, म्यू दिया हुआ है ना, और हमसे A फाइंड करने को कह रहा है। तो चलिए फार्मूला क्या था एक बार जरा उसको लिखा जाए, म्यू बराबर तो साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2, फार्मूला तो यही था। तो यहाँ पर हम लोग अपना √3 दे सकते हैं। और अभी देखिए आपने कहा कि डेल्टा मिनिमम और अब R1 बराबर, अब देखिए यही प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पर हमने रिफ्रैक्टिव एंगल को R1 लेके काम किया और A निकाला, और उसके बाद कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब यहाँ पर अगर हम उसी तरह से रिफ्रैक्टिंग एंगल को R1 लेते हैं तो A का कोई अता पता नहीं चल रहा है, जबकि यहाँ पर अगर मैं डेल्टा मिनिमम को A ले लूँ, है ना, तो देखिए आपका फिर आंसर आराम से आ जाएगा। तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों लैंग्वेज में ये लोग राइटर लोग ये मिक्सअप कर देते हैं, तो कहीं पर रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब ये R1 निकाल करके बनाना पड़ता है, तो कहीं पर रिफ्रैक्टिव एंगल का मतलब A निकाल के बनाइएगा तभी बनेगा। अभी R1 लेकर के चलेंगे तो R2 तो आपको पता है नहीं, समझ रहे हैं, R2 तो आपको पता है, उसमें तो चलिए पता था तो वहाँ तो काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर तो पता नहीं है, तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा आपको अपना कॉमन सेंस कहीं ना कहीं यूज़ करना होगा कि रिफ्रैक्टिव एंगल जब भी आपको दे क्वेश्चन में, तो पहला चॉइस आप रखिएगा कि वो R1 ही दिया है इस तरह से, और अगर R2 आपको मालूम है और उसकी मदद से आप A निकाल सकते हैं तब तो उसी प्रोसेस से चले जाएं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो कि R2 आपको मालूम ना हो, है ना, और A की ज़रूरत है, तो फिर आपको इसी रिफ्रैक्टिव एंगल को A मानना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन म्यू इज √3 इक्वल्स द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, मतलब इस रिफ्रैक्टिंग एंगल को आप A ही लेकर के चलिए, इसको एंगल ऑफ प्रिज्म ही लेकर के आपको चलिए, तभी आंसर आएगा, नहीं तो आपके जो ये क्वेश्चन होंगे ये मतलब इनकम्प्लीट हो जाएगा, है ना, इन्फॉर्मेशन की कमी हो जाएगी। तो हम लोग यही कहेंगे कि आप फिर तब यही लेके चलिए गिवन लाइक दिस, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये हो जाता है कभी कभी, बाकी क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे रिफ्रैक्टिव एंगल को हमको A लेना है और कहाँ पर हमको R1 लेना है, ठीक है। वो क्वेश्चन पढ़ने से और थोड़ा सा सॉल्व करने से पता चल जाएगा कि क्या सब डेटा दिया हुआ है तो किस तरह से काम करेंगे। इसका और कोई उपाय तो है नहीं, ठीक है, राइटर्स के मिस्टेक हैं लेकिन थोड़ा सा भुगतना पड़ता है हम लोग को भी। खैर तो चलिए ये डेल्टा मिनिमम और A को बराबर कर दिया, तो आप A को यहाँ पे बराबर कर लीजिए, तो क्या होगा A प्लस A 2A 2A बाई 2, तो A बन जाएगा
ए प्लस ए 2a और 2a/2, तो a बन जाएगा और नीचे क्या हो गया साइन a/2 एज इट इज। चलिए अब इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। √3, देखिए ये साइन a है, इसको 2 टाइम्स साइन a/2 इंटू कॉस a/2 लिखा जा सकता है ना, आराम से ऐसा लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा के फॉर्मूला पे हमने इसको तोड़ दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो साइन a को हम लिख सकते हैं 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। उसके बाद साइन a/2 यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और cos a/2 देखिए फिर क्या बन जाएगा √3/2। तो कितना होता है ये √3/2 cos 30 sin 60 √3/2 होता है। तो आपका a/2 जो बन गया वो कितना बन गया 30 डिग्री बन गया। तो इसका मतलब है a आपका क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एंगल ऑफ प्रिज्म है, जिसको कि इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म कहा जा रहा है ना, तो वो आपका 60 डिग्री है और डेल्टा मिनिमम जो मिनिमम डेविएशन है वो भी आपका 60 डिग्री है। तो थोड़ा सा ये दोनों प्रॉब्लम ध्यान में रखिएगा। मुझे ये चीज़ ध्यान में थी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल अक्सर ए लेकर के चला जाता है और कहीं कहीं हम देखते हैं कि R1 रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जैसा क्वेश्चन होगा उस हिसाब से अपना मान लेंगे हम लोग, है ना। अगर R1 मानने से कोई दिक्कत नहीं आती है, और यहाँ पर देखिए ना R1 और A दोनों सेम ही हो गया इसलिए दिक्कत नहीं आई। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि R2 हमें मालूम नहीं है, तो R1 और A में क्या रिलेशन आएगा डायरेक्टली आप बोल नहीं सकते। तो आपको बेटर वही होगा उस हिसाब से कि रिफ्रैक्टिव एंगल को फिलहाल ए ही मान करके चलना है। तो ज़्यादातर केसेस में आप ए ही लेकर के चलिए तो वही ठीक रहता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों कुछ और प्रॉब्लम्स को करें हम लोग। देखिए क्या कहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म ऑफ 60 डिग्री एंगल। तो जो डेटा दिया हम लोग जरा कलेक्ट कर लें। ए दिया हुआ है 60 डिग्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √2, म्यू हो गया हमारा √2। फॉर मिनिमम डेविएशन पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। मतलब डेल्टा मिनिमम का कंडीशन है और ये बोलता है कि कौन सा इनमें गलत है। तो पहला चॉइस तो कह रहा है कि मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री होगा क्या, तो ये तो हमको निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा कि क्या होगा। फिर कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होना चाहिए इस केस में, या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 होना चाहिए, या फिर क्या, ये सब मतलब कौन सा इसमें गलत है। चलो पहले डेल्टा मिनिमम ही निकालने की कोशिश करते हैं। म्यू हमको दिया हुआ है तब तो वही फॉर्मूला लगेगा, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय साइन a/2। इसमें म्यू हमने √2 पुट किया, साइन ए हो गया 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 बाय यहाँ पे हो गया साइन 30, ठीक है। इस तरह का कई सवाल बना चुके हैं, पूछते रहता है। 30 इधर लाके हाफ कर दिया, दिस बिकम साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। अब देखिए ये तो बन गया ना √2, तो 1/√2 इज साइन 45 इज साइन 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2। तो यहाँ से देखिए ये एंगल्स बराबर हो जाएंगे। सो 60 प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 इज 45, तो डेल्टा मिनिमम आपका आ जाएगा 90 माइनस 60 जो कि हो गया 30, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम तो 30 है, तो दिस इज ट्रू। आपको कहता है रॉन्ग वाले को चुनना है, तो ये तो रॉन्ग नहीं है, ये तो सही बात है, ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम तो आपका सही रह गया। अब कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वक्त 45 होगा क्या, इसे कैसे लाओगे। देखो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए डेल्टा मिनिमम के केस में हमें एक चीज पता होती है कि ये सिमेट्रिकल डायग्राम बनता है इस तरह का, है ना। आई और ई की वैल्यूज बराबर हो जाती है। ये ए कितना था भाई, ये ए था 60 डिग्री, तो ये वैल्यू जो हो जाती है वो a/2 हो जाती है, मतलब कि 30 हो जाती है, यहाँ भी हो जाती है, यहाँ भी हो जाती है ना। आर पढ़े थे ना हम लोग, 30 हो जाती है। अब आपको म्यू वो दिया हुआ है √2, तो आपको ये एंगल जो है ये पता करना चाहिए कि ये कितना होगा। अगर ये 45 है तब तो ठीक है, तो जरा स्नेल्स रूल लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इधर का हो गया 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे भी लगाते हैं, और फिर साइन लगाते हैं, साइन आई
उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और फिर उधर भी लगा दो साइन 30, तो आपका साइन आई क्या बन गया, तो ये भी लग रहा है कि करेक्ट ही है, साइन 30 हाफ, सो दिस इज 1/√2, तो आई तो 45 आ रहा है भाई। तो कहने का मतलब आपका ये वाला भी इंफॉर्मेशन सही है। और आर का भी जो बात है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला ना, तो ये इसी के बारे में बोल रहा है, तो वो 30 है, तो वो भी सही है, ठीक है, तो ये भी सही है। तो मतलब इसमें कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट है ही नहीं, तो एक ऑप्शन डी दिया हुआ है, तो इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, तो कोई भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग नहीं है, हम लोग नन वाले को आंसर करेंगे, ठीक है। चलो, तो आर भी निकल चुका है, आई भी निकल चुका है, डेल्टा मिनिमम भी निकल चुका है, सभी करेक्ट है अपने अपने में, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। ए थिन प्रिज्म ऑफ ग्लास, देखिए उसका दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रोड्यूसेस ए डेविएशन Δ1 इन एयर, कहा एयर में ये तो Δ1 डेविएशन प्रोड्यूस कर रहा है, और थिन प्रिज्म का केस है। तो थिन प्रिज्म में आपको याद होगा हम लोग डेविएशन पढ़े थे, तो μ-1 इंटू ए पढ़े थे। इसमें जो ये म्यू है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चूंकि एयर से ग्लास वाला है, इस तरह से है। अब कहता है कि अगर आपने इसको पानी में डुबाया तो फिर वहाँ पर बताना है कि डेविएशन के हिसाब से क्या होगा। तो देखिए Δ1 जो होगा ना, जो कि शुरू में एयर में था, तो वो हमारा हो जाएगा सीधा सीधा एयर वाला, म्यू एयर और -1, सॉरी ए म्यू जी, ऐसे ए म्यू जी -1 इंटू ए, और Δ2 में आपको क्या करना है, उसको आपने पानी में डाल दिया, तो डब्ल्यू म्यू जी आपको यूज करना है, बस इतना सा याद रखिएगा। एयर में है तो एयर से ग्लास में जा रहा है, पानी में है तो पानी से ग्लास में जाएगा, तो म्यू में इस तरह से चेंज आ जाएगा, ये होगा ए म्यू जी, ये हो जाएगा डब्ल्यू म्यू जी, ठीक है। और अब आपको क्या कहा, रेशियो, तो Δ2/Δ1, Δ2/Δ1 करेंगे, ए कट जाएगा, आपको सीधा सीधा निकालना है डब्ल्यू म्यू जी -1 बाई ए म्यू जी -1, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू, तो म्यू जी जो था एयर वाला, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, दैट इज 3/2, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा म्यू डब्ल्यू, तो म्यू डब्ल्यू था 4/3, ठीक। फिर -1 करना है, नीचे में क्या है, तो ग्लास वाला मतलब 3/2 -1, इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। हमने किया सॉल्व, तो 9/8 -1, नीचे में आ जाएगा 3/2 -1, तो 3/2 -1 इज हाफ, और उधर हो जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8 बाय 1/2 मतलब 1/4, तो 1/4, सो 1:4 ऑप्शन है, तो दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी बना दिया, आप लोग एक बार अच्छे से खुद से भी कर लेना इस तरह के सवाल। इसको देखिए, इसमें इनडायरेक्ट सवाल थोड़ा सा पूछा है, क्या कहता है, द मिनिमम डेविएशन ऑब्टेन्ड थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री, देखिए फिर से बोला रिफ्रैक्टिंग एंगल, देख रहे हैं, और यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यूज किया था, यहाँ ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब ये 30 डिग्री लिए हम लोग, है ना, उस हिसाब से काम किए। अब वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब वही, अब रिफ्रैक्टिंग एंगल नाम यहाँ पे आ जाता है, तो यही कन्फ्यूजन होता है कि इसके बारे में कह रहा है या फिर प्रिज्म एंगल के बारे में कह रहा है। तो हम लोगों ने यही इस पर फाइनल किया था कि हम लोग पहले इसको प्रिज्म एंगल ही मानेंगे, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में मैंने देखा है कि वही माना जाता है, तो प्रिज्म एंगल ही लेकर के चलना है आपको, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में वही आएगा आपको, और जब उसमें प्रॉब्लम आए तब आप जो है उसको जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मानिएगा और फिर उस हिसाब से सॉल्व करिएगा, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। खैर, तो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन ऑब्टेन्ड थ्रू ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा ए लेके चल रहे हैं 60 डिग्री, और कहता है मिनिमम डेविएशन है 30 डिग्री का, तो डेल्टा मिनिमम हो गया 30 डिग्री। कहता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड द प्रिज्म, तो पहले आपसे म्यू ये कैलकुलेट करवाना चाह रहा है और फिर आपका स्पीड ऑफ लाइट आएगा, तो म्यू इक्वल टू हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2, तो ए और डेल्टा मिनिमम 60 30 90/2 मतलब 45 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2, तो 60/2 मतलब 30 डिग्री। सॉल्व करें तो 1/√2 एंड 1/2,
तो 2/√2 मतलब √2, तो म्यू की वैल्यू हो गई आपकी √2। अब आपको बोला क्या, स्पीड ऑफ लाइट, तो आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज c/μ। ओके, c इज 3 × 10⁸ एंड द म्यू इज √2। तो √2 आप यहाँ पर रखेंगे, तो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मान के चलो ना कि अगर ये 1.5 होता तो 2 हो जाता, 1.5 होता तो 1.5 दूनी 3, तो उससे थोड़ा कम है ना, तो 2 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो 2 पॉइंट कुछ क्या है ये, तो आप सॉल्व करना 2.12 × 10⁸ आ जाएगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको म्यू पूछा था, इसमें रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, सबको अच्छे से आप देखते जाएं, समझते जाएं, एक बार खुद से भी बना लें और आगे देखिए। आइए बच्चों, अब इस प्रॉब्लम पर काम करते हैं। एंगल ऑफ ए प्रिज्म इज ए एंड इट्स वन सरफेस इज सिल्वर्ड। तो उसी तरह से सिल्वर्ड वाला केस है, खूब पूछते रहता है सर। तो एक सरफेस हमारा सिल्वर्ड हो गया और एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया, साफ साफ दे दिया है। लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन फर्स्ट सरफेस पर 2a से इंसिडेंट हुआ, तो क्या करता है, रिटर्न बैक थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट सेकेंड सिल्वर सरफेस। तो मतलब वही रिट्रेसिंग का केस है। तो ऐसे गया तो निश्चित रूप से यहाँ पे नॉर्मल इंसिडेंट हुआ होगा, है ना। तो नॉर्मल इंसिडेंट का हम लोग डायग्राम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये 90 डिग्री से इंसिडेंट हुआ, इसलिए रिटर्न बैक हो जाएगा, तो इसी पाथ पर फिर वापस लौट आएगा। और क्वेश्चन में कहता है कि ये एंगल हमारा 2a है। ठीक है, और अब आपसे क्या पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, इनमें से क्या है सो बताएंगे आप। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर का तो R2 आपका 0 हो गया, ये आपका R1 हो गया। अब R1 + R2 a होता था, तो ये R1 a हो गया। ठीक है, तो आपका इधर से 2a एंगल बना और उस तरफ a बना। तो स्नेल्स रूल लगा दीजिए, तो इधर एयर था तो 1 लिखिए, फिर साइन लगा के इधर का एंगल दे दीजिए, इक्वल टू उधर क्या है म्यू, और साइन लगा के उधर का एंगल दे दीजिए, सीधा सीधा। ठीक है, और अब सॉल्व कर दीजिए। म्यू चाहिए ना, तो म्यू बिकम्स sin 2a/sin a। फार्मूला अभी अभी यूज किया था, sin a × cos a, और ये हो गया आपका sin a। कैंसिल करेंगे, क्या बचा 2 cos a, यही आपका जवाब आ जाएगा। तो पहला आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा पढ़िए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रे फॉल्स ऑन ए प्रिज्म ABC, ये ABC है, ABC, जिसमें AB = BC, तो AB और BC आपस में बराबर है, तो आइसोसेलेस है। तो ये 90 है, तो ऑफकोर्स ये दोनों 45 और यहाँ भी 45 है ना। ऐसे प्रिज्म को पोरो प्रिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, एक नाम है जस्ट पोरो प्रिज्म, PORO, पोरो प्रिज्म। एंड ट्रेवल्स एज शोन इन एडजॉइनिंग फिगर, मतलब इस तरह से आ रहा है, AC के परपेंडिकुलर आ रहा है, और देखिए यहाँ पर TIR कर गया और फिर ऐसे निकल जा रहा है ना। तो रे जो आ रही है वो अपने से ही एंटी पैरेलल निकल जा रही है। तो फाइंड द मिनिमम रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो वही म्यू की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे मटेरियल के लिए मिनिमम म्यू क्या हो। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे TIR हो जा रहा है, यहाँ भी वही चीज़ होगी, इसका भी एंगल हम लोग देखेंगे, ये 90 हो गया, इधर 45, तो इधर भी 45, तो 45 हो रहा है। मतलब क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फ्रॉम फिगर आप कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो 45 हो रहा है, और हो रहा है TIR। तो फॉर TIR हमें पता कि क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि यहाँ पे 45 है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यही होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल के लिए हम लोग पढ़े हैं कि अगर म्यू के साथ उसका रिलेशन दिखाना हो तो sin θc 1/μ होना चाहिए। तो क्या करना है, दोनों साइड साइन लगाइए, तो sin 45 हो जाएगा, इधर हो जाएगा sin θc, ये बन गया 1/√2, और ये रह गया आपका ऐसे ही sin θc, और ये जो है आपका ये 1/μ तो कीजिए ऐसे। ठीक है, और अब उलट दीजिए, तो √2, और उलटने से क्या आता है ना, इनइक्वालिटी पलट जाती है,
अभी समझाता हूँ कैसे। जैसे मान के चलो हाफ अधिक होता है 1/4 से, इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर चला जाएगा, इसको पलटिए 4 ऊपर। अब देखिए उलट गई बात। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब आप इस तरह से रिवर्स करेंगे ना, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो पलट जाएगी। तो वही काम यहाँ पर हुआ है। 1/√2 अगर ग्रेटर देन 1/μ है तो पलटिएगा, √2 ऊपर जाएगा, म्यू ऊपर जाएगा, तो बीच का इनइक्वालिटी भी पलट जाएगा। तो मतलब रिक्वायर्ड कंडीशन के लिए म्यू क्या होगा, ग्रेटर देन √2। तो मिनिमम के लिए हम लोग इक्वालिटी ही लगा देते हैं। तो अगर मिनिमम पूछता है तो इक्वालिटी लगा के आप आंसर कर सकते हैं। तो म्यू मिनिमम √2 आपका आंसर होगा। अगर इसमें ऑप्शन रहता तो आपका √2 आपका ऑप्शन बनता। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी आपको देखने हैं। ये देखिए बच्चों, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, कई एग्जाम में आया हुआ भी है। ध्यान दीजिए क्या कहता है। ए बीम ऑफ लाइट कंटेनिंग ब्लू, ग्रीन एंड रेड। इसमें आपका ब्लू भी है, ग्रीन भी है और रेड भी है, इन सबके मिक्सचर है, ये सभी जा रहे हैं इसमें। कहता है इंसिडेंट ऑन ए राइट एंगल प्रिज्म एज शोन इन फिगर इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर ब्लू, ग्रीन एंड रेड। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए सेम मटेरियल होगा लेकिन अलग अलग वेवलेंथ के लिए उसकी म्यू की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग आती है। तो ब्लू के लिए इसने दे रखा है ये सबसे ज़्यादा आएगा 1.47, फिर ग्रीन के लिए तो 1.44 और फिर रेड के लिए जो है वो सबसे कम। मतलब वेवलेंथ जिसका सबसे ज़्यादा होता है कॉरस्पॉन्डिंग म्यू उतना कम बनता है, और वेवलेंथ जिसका जितना कम होता है कॉरस्पॉन्डिंग म्यू उतना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब दे रखा है इसने। तो एक बार यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, म्यू फॉर ब्लू इज गिवन 1.47, म्यू फॉर ग्रीन इज गिवन 1.44 एंड म्यू फॉर रेड इज 1.39। अब कहता है कि ये सब तो हम लोग इधर से भेज दिए, तो कहता है फिर होगा क्या, क्या सेपरेट होगा सम पार्ट ऑफ ब्लू कलर फ्रॉम रेड एंड ग्रीन। मतलब बाहर निकलने वाला जो आएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो ब्लू बाहर आएगा, बाकी रेड और ग्रीन जो है वो एक साथ रहेंगे क्या, या फिर कौन किससे सेपरेट होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे सवालों में क्या करना है, रेड ब्लू ग्रीन जो भी है ये सब गया, तो कोई भी जाएगा तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आप ध्यान दीजिए, कहीं भी जाके स्ट्राइक करे एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका एक जैसा होगा। और वो कितना होगा ऐसे केस में, आप देखो ये 90 है, 45 है, तो यहाँ भी क्या होगा 45 ही होगा। तो ये भी सारे एंगल, यहाँ देखिए फिर से 90 हो गया, तो ये भी 45, ये भी 45, तो ये भी 45। तो जितना भी आपका यहाँ पर रे है उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बनने वाला है, 45 डिग्री बनने वाला है। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा कि हमें ये पता लगाना है कि किसके लिए TIR होगा और किसके लिए TIR नहीं होगा। क्योंकि अगर TIR होता है तो रे जो है ऐसे निकल आएगी, और अगर TIR नहीं होता है तो रे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि कौन सी रे किस पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ पर अब 45 डिग्री के साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए कि अगर 45 डिग्री हमारा क्रिटिकल एंगल होता तो हम लोग लिखते म्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा सी इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, क्या आएगा, तो हमें पता होता है कि साइन थीटा सी 1/μ होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से साइन थीटा सी, आपने कहा कि अगर ये 45 डिग्री होता थीटा सी तो लाइक दिस, तो म्यू इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री इज 1/√2, मतलब √2 आता, तो म्यू होता 1.414। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर किसी रे के लिए म्यू की वैल्यू 1.414 से ज़्यादा होता है तो वो TIR कर लेगा, है ना। म्यू ज़्यादा होगा तो फिर आराम से TIR होगा, ये याद रखिएगा। तो इतना से ज़्यादा अगर होगा किसी का भी म्यू तो वहाँ पर 45 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1.414 से ज़्यादा कौन कौन है। तो 1.414 से ज़्यादा आपको ये दोनों वैल्यू है, दिस टू वैल्यू आर ग्रेटर देन 1.414, देख सकते हैं आप। ठीक है, उससे ज़्यादा है, इसका मतलब ये दोनों का TIR हो जाएगा। और रेड जो है ये कम है 1.414 से, तो 1.414 से कम है तो 45 डिग्री के इंसिडेंस से उसका TIR नहीं हो पाएगा। 1.39 है तो इसका मतलब 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए, तब जाकर के वो क्रिटिकल या TIR को सेटिस्फाई करेगा। तो रेड का TIR नहीं हो पाएगा तो रेड आपका बाहर निकल जाएगा, बाकी दोनों का TIR हो जाएगा। तो ब्लू प्लस ग्रीन ये दोनों इधर आ जाएंगे।
ठीक है, तो आपके 3 तरह के थे, तो ब्लू और ग्रीन नीचे आ जाएंगे, रेड आपका सेपरेट हो जाएगा। तो इसमें आप देखो कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सेपरेट ऑल द 3 कलर्स नहीं, नॉट सेपरेट एनी ऑफ द कलर्स नहीं, सेपरेट सम पार्ट ऑफ रेड कलर्स, रेड कलर बाहर, फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रिज्म के बेसिक क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हैं। तो यही सब है, आप इसको अच्छे से बनाइए, सबको अच्छे से कवर करिए यहाँ तक, और फिर जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। यहाँ तक कंप्लीट करके रखिए, प्रिज्म में और भी बहुत सारी बातें करनी है, तो जल्दी मिलेंगे उसमें। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।